Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine and you will be ready to have the knowledge of the second part of this very phylum, that is a phylum Mollusca. And in this topic, we shall discuss only three things. One of them is reproduction, second two is the classification, and last one is the economic importance of this particular phylum. So without wasting our time, let's jump to the whiteboard. Yes, my dear zoologists, particularly invertebrate zoologists, you know we are discussing the phylum that is called as phylum of soft-bodied organism, that is none other than phylum Mollusca. और हम phylum Mollusca की आज जिस एट्रीब्यूट को स्टडी करेंगे उसमें से पहला क्या था, रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस कर दी है नंबर 1 पे सेक्सेस. तो इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू इम्पार्ट टू योर फर्टाइल ब्रेन इज कि जो सेक्सेस हैं दे आर सेपरेट. इसका मतलब ये है कि जो मेल यू कैन से मोलस्क हैं दे आर डेफिनेटली डिफरेंट एंटिटीज एज कम्पेयर टू द फीमेल. ज़ाहिर है मेल ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ होता है और फीमेल मुख्तलिफ होता है. और अगर हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करें कि जैसे कि हम देख के पे बता सकते हैं कि जनाब ये एक लड़का है या एक लड़की है या एक मर्द है या एक औरत है, तो क्या मैं दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जेंडर्स को, सेक्सेस को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस बयान कर सकता हूं? तो आंसर इज नो. इट मींस देयर इज नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन दीज वेरी ऑर्गेनिजम्स. और अगर आप दिखना चाहते हैं कि इनमें से मेल स्क्विड कौन सा है या फीमेल स्क्विड कौन सा है, तो देन यू हैव टू कैरी आउट इट्स सर्जरी. और आपको पता है कि अगर हम सर्जरी करेंगे तो वी हैव टू हैव the finding of primary sex organs के if these primary sex organs are testes तो ये क्या होगा, मेल. और अगर इसमें प्रेजेंट हुई ओवरीज तो फिर ये क्या होगी, फीमेल. As far as a fertilization is concerned, तो fertilization is usually internal और इस particular internal fertilization के result में they will give rise to a fertilized egg और उस fertilized egg की अगर मैं डेवलपमेंट देखूं तो वो कैसी है, इनडायरेक्ट. इसका मतलब ये होगा कि ये ऑर्गेनिज्म स्टॉप ओवर स्टेजेस से गुजरेंगे और आपको पता है कि जब भी स्टॉप ओवर स्टेज इन्वॉल्व होगी तो डेफिनेटली दे विल गिव राइज टू व्हाट, द लार्वी. तो इसमें लार्वी बनते हैं. सो दैट इज इंफॉर्मेशन दैट इज बेसिकली गिवन इन योर बुक. और वही बात है कि मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह की मुझे सिर्फ ज़्यादा बातें आपको बुक तक कन्फाइन रखनी है. So let's jump to the next topic and that very topic is classification. हमने आप लोगों की बुक के मुताबिक ही सिर्फ पढ़ाना है, तो उसमें आप लोगों को डिस्कस करनी है कितनी क्लासेस, टोटल 3. अदरवाइज देयर आर 6 क्लासेस. सो आप लोगों को उन 6 क्लासेस में से 6 के नेम्स भी वन नहीं चाहिए हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेस के नेम्स चाहिए और उसकी कुछ यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को माइंड में रखनी है. तो पहली क्लास है गैस्ट्रोपोडा, राइट. और अगर आप लोग इस पर्टिकुलर गैस्ट्रोपोडा को देखिए तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अनलाइक योर बुक आप लोगों को मैं पहले एग्जांपल मीन्स उनकी जो मिसालें हैं वो लिख दूं, सो दैट कि अगर आपके माइंड में वो पिक्चर होगी तो आप उन पर्टिकुलर पिक्चर को माइंड में रख के उसकी कुछ फीचर्स खुद भी ले सकते हो. तो आई वांट टू प्लेस एग्जांपल्स और द मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास एट फर्स्ट. सो जो सबसे पहली मेरे पास एग्जांपल है उसका नाम है हेलिक्स एस्प्रा, हेलिक्स एस्पर्सा. और ये जो हेलिक्स एस्पर्सा है इसका जो नाम है गार्डन स्नेल, दैट इज गार्डन स्नेल. यानी कि जो हमारी स्नेल है और जो हमारी स्लग है, दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल. आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज को देखें. दिस इज द इमेज ऑफ व्हाट, हेलिक्स एस्पर्सा, दैट इज कॉल्ड एज अ गार्डन स्नेल. और अब आप देखें इस इमेज को, दैट इज रिगार्डिंग द स्लग और इट इज आल्सो नोन एज लाइमेक्स. तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जिसको आपने अपने माइंड में रखना है. और इन एग्जांपल्स अपने इन पिक्चर्स को माइंड में रखने के बाद हम इससे कुछ एट्रीब्यूट स्टडी कर रहे हैं. याद रखिएगा कि मेरी हमेशा आदत रही है
कि मैं अगर आपको 3 क्लास से पढ़ा रहा हूँ या 4 क्लास से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को उनके जितने भी पैरामीटर हम स्टडी करें सबका कंपैरेटिव एनालिसिस दें। तो हम क्या करेंगे कि हम सिमेट्री, उसके बाद उसके डायग्नोस्टिक फीचर या डायग्नोसिस, फिर हम उसकी हैबिटेट और फिर हम उसकी रेस्पिरेशन, और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा दैट इज लोकोमोशन। तो हम इनको आपस में कंपेयर कर लें, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात है कि इस ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री कैसी है। बात आपने गौर से सुननी है, बात बहुत ध्यान से सुनने वाली, माइंड में रखने वाली है कि अगर मैं इसकी सिमेट्री की बात करूं तो आप लोगों को याद होगा कि जो ही हम लोग फाइलम प्लेनेरिया से आगे मूव हुए तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कैसी हो गई थी, बाइलेटरल। लेकिन आपको ये वाली बात भी याद है कि हमने ये बोला था कि इस पर्टिकुलर ग्रुप जिसे हम गैस्ट्रोपोडा बोलते हैं, वहां पे एक फिनोमिना ऑपरेट हुआ था, एंड दैट वेरी फिनोमिना वाज टॉर्शन, राइट। उस पर्टिकुलर टॉर्शन के प्रोसेस की वजह से इन पर्टिकुलर गैस्ट्रोपोड्स की सिमेट्री लॉस हो गई थी। तो हम लिखेंगे कि सिमेट्री इनिशियल कैसी है, बाइलेटरल, ठीक है, बट फाइनली इट इज एसिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल होने की वजह मैंने आप लोगों को बताई है, एंड दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड एज टॉर्शन, ठीक है। व्हाट इज देयर डायग्नोस्टिक फीचर, अभी डिस्कस हुआ, यस एक्सेलेंट, आपने बिल्कुल ठीक जज किया है कि इन ऑर्गेनिजम्स की जो सबसे बड़ी पहचान है कि दे हैव गॉट द एक्सटर्नल कॉइल्ड शेल्स। इनका एक ही शेल होता है, और इस पर्टिकुलर कॉइल्ड शेल की सबसे बड़ी फीचर यह है कि उन्हें हाइडिंग स्पेस प्रोवाइड करता है। इस पर्टिकुलर शेल का जो सबसे लास्ट पार्ट है, लास्ट फ्रेगमेंट है, वो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एनिमल होगा। एनिमल अपने आपको उसमें छुपा भी सकता है, और जब खतरा टल जाएगा तो अपने आपको उसमें से बाहर भी निकाल सकता है। तो ये उनका बड़ा एक यूनिक फीचर है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, प्रोटेक्शन, राइट। एंड देन इफ यू लुक एट द हैबिटेट, दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर बेसिकली बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। लेकिन अगर ये टेरेस्ट्रियल हुए तो फिर ये पानी के बहुत ज्यादा क्या होंगे, पास होंगे, दे आर नॉट वेरी फॉर अवे फ्रॉम द वाटर बॉडीज। एंड इफ यू लुक एट देयर रेस्पिरेशन, तो वेरी सिंपल, अगर तो ये हुए मेरे पास एक्वाटिक, तो ये वाले ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करेंगे बाय मींस ऑफ नन अदर देन गिल्स। तो ये गिल्स से रेस्पायर करेंगे, ठीक है। और अगर ये एक्वाटिक ना हुए बल्कि टेरेस्ट्रियल हुए तो डेफिनेटली इनकी जो मेंटल कैविटी है वो उसमें रोल प्ले कर रही होती है। ये आपको याद होगा कि हमने इनके बात की थी बुक लंग्स के बारे में। अब आपने जरा एक बात को गौर से सुनना है कि मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आप इनकी लोकोमोशन को देखोगे तो दे हैव गॉट ओनली 1 फुट, इनका सिर्फ और सिर्फ 1 पांव है, ओनली 1 फुट, एंड दैट वेरी फुट इज एसिमेट्रिकल। और आपको याद होगा मैंने एक टर्म यूज की थी अंडुलेटिंग मूवमेंट्स, कि इनकी जो इम्बैलेंस्ड मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज अंडुलेटिंग मूवमेंट। और इस पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए आप इस वीडियो को देखें कि ये एक पर्टिकुलर मेरे पास गार्डन स्नेल है, जब भी हम इसको टच करते हैं तो ये इसकी मूवमेंट कैसी एबनॉर्मल है, एब्रप्ट है, इसमें कोई तरतीब नहीं पाई जा रही, इसलिए हम इसे अंडुलेटिंग मूवमेंट का नाम देते हैं। और वजह क्या है, सिर्फ एक वेंट्रल मस्कुलर फुट। नाउ वी वांट टू जंप टू नेक्स्ट क्लास, दैट इज कॉल्ड क्लास बाइवेल्विया। दैट वेरी क्लास बाइवेल्विया नेम इंडिकेट कर रहा है कि जब मैं वर्ड यूज करता हूं बाय तो इसका मतलब है टू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर परफेक्ट, कि बाय का मतलब होता है मेरे पास टू, और वेल्व्स मीन पीसेस। ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं, इसमें किस चीज के 2 पीसेस हैं, तो आंसर इज कि इनके शेल के 2 पीसेस हैं। दे हैव गॉट, जैसा आपको याद है लास्ट क्लास में शेल कैसा था, कॉइल्ड, लेकिन इस वाले केस में जो शेल है वो कॉइल्ड नहीं है बल्कि उसके हमारे पास 2 पीसेस है, राइट। और इस पर्पस के लिए आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। नंबर 1 मैं चेंज कर रहा हूं कलर, और जो पहली एग्जाम्पल है मेरे पास दैट इज कॉल्ड एज माइटिलस, एंड the very next example is Austria.
And if you want to know the meaning of Austria or you want to listen कि Austria क्या होता है, तो ये होता है my dear students what? Very famous, जिसे हम सिप या मोती बनाने वाला ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, राइट? ओएस्टर भी कहा जाता है इसको, राइट? ऑस्ट्रिया इसका बायोलॉजिकल नेम है, ओएस्टर इसका कॉमन नेम है, और माइटलस इट इज द एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर मसल्स. If you look at their symmetry is always bilateral. इनकी symmetry हमेशा कैसी होती है स्टूडेंट्स? Bilateral. लेकिन इनकी जो इनका जो ऑर्गेनिज्म है, it is definitely not very circular but it is compressed, right? Compressed organism है. और जो इसका डायग्नोस्टिक फीचर मैंने अभी आप लोग डिस्कस किया कि their diagnostic feature is presence of what? External shell, and that with external shell it has got two pieces. ये बिल्कुल दो पीसेस होते हैं और ये अपनी डॉर्सल साइड से अटैच होते हैं, और इनको हम वेंट्रल साइड से एक दूसरे से दूर कर सकते हैं यूजिंग यू कैन से मसल्स, और इन मसल्स को हम लोग एडक्टर मसल का नाम देते हैं, राइट? अगर हम इस सर्जरी करेंगे तो आप लोगों को इस शेल के अंदर वाली साइड पे एक ऊपर और एक नीचे मसल नजर आएगा. जब ये वाले मसल रिलैक्स होते हैं तो ये शेल के दो पीस एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. ऑर्गेनिज्म अपने विसरा को, अपने सॉफ्ट बॉडी पार्ट को बाहर निकाल सकता है, लेकिन जो ही खतरा होगा ये अपने विसरा सॉफ्ट बॉडी पार्ट को अंदर की तरफ रिट्रैक्ट कर लेगा और इन एडक्टर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इट विल रिमेन सेफ at least from those organisms के जिनकी फोर्स डेफिनेटली इस एडक्टर मसल से कम है. If you look at their habitat, तो these organisms they are basically aquatic. ये ऑर्गेनिज्म सारे के सारे aquatic organism हैं. None of them is present on the face of land, that is a terrestrial. And if you look at their respiration, you very perfect. The organ of respiration is nothing other than what? The gills. तो ये गिल्स से ही रेस्पायर करते हैं, और जो गिल्स हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द कैविटी दैट इज कॉल्ड एज अ मेंटल कैविटी. एग्जांपल्स दोबारा बोल रहे हैं. एग्जांपल इसकी टू. वन ऑफ देम इज माइटलस, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? जिन्हें हम लोग मसल्स बोलते हैं, और ऑस्ट्रिया जिन्हें हम लोग सीप या हम मोती बनाने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं. नाउ वी मूव टू द लास्ट क्लास एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेफलोपॉड्स. और आपको पता है कि जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ सेफेलिक रीजन, तो इसका मतलब मेरी खोपड़ी, मेरा हेड रीजन. तो ये वाले ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जिनके पास एक बहुत बड़ा सर मौजूद है. सेफेलिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मेरे पास हेड. यानी कि अगर आपको कोई सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म मिले और उसका सर बहुत बड़ा हो तो डेफिनेटली वो क्या होगा? सेफलोपॉड होगा. और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आपने दोबारा देखनी है. वन ऑफ देम इज लॉलीगो, राइट? एंड यू नो वेरी वेल कि हम लॉलीगो को आम जबान में स्क्विड बोलते हैं, राइट? लॉलीगो और द स्क्विड. एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल? नेक्स्ट एग्जांपल इज none other than sepia. Whenever we use the term sepia, इसका मतलब होता है कि we are talking about cuttlefish, right? And last but not the least is the octopus. And what is the name of this particular? You can say Nautilus. Right. तो ये मेरे पास 3 एग्जांपल्स हैं. मेरा ख्याल है कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते. अगर आप नहीं जानते तो दोबारा से देखिए. Look at this very image. It is for loligo. It is also called squid. Number 2 is a sepia, also known as a cuttlefish, and last one is octopus, known as nautilus. अब इन तीनों की तीनों एग्जांपल्स में जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि जो फिशरमैन होते हैं, जिसे हम मछुआरे बोलते हैं, दे नॉर्मली कॉल देम एज इंक फिश, बिकॉज आपको पता है कि जब कभी भी खतरा होता है तो ये वाले ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग में एक ब्लू कलर का इंक रिलीज करते हैं. ऑर्गेनिज्म कैमोफ्लेज हो जाता है, और कैमोफ्लेज होने के बाद जब तक बादल छटेंगे मीन इस ब्लू इंक के, तो ये वाला ऑर्गेनिज्म एस्केप करके कहीं से कहीं निकल चुका होगा. तो इनका बहुत ज़बरदस्त सेफ्टी एक मैकेनिज्म है
इसीलिए हम इन सबको क्या बोलते हैं, इंक फिशेस। सिमेट्री की बात की जाए तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर डेफिनेटली बायलैटरल सिमेट्रिकल, और ये पूरी जिंदगी बायलैटरल ही रहते हैं। And if you look at their diagnostic feature, तो very simple, these organisms, they are basically what? They are basically they lack external word shell, external shell नहीं होता, plus they have got internal shell। अगर external नहीं है तो फिर क्या है, internal shell है, और इंटरनल शेल भी पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फाइंड है कहाँ, टू द हेड रीजन, और क्वाइट ऑफ्टन इवन इट इज ऑल्सो एब्सेंट। सो ये मेरे पास परफेक्ट सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड इफ यू लुक एट देयर हैबिटेट, तो दे कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन लैंड, दे आर 100% एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, they are 100% aquatic organisms। और मैं अगर ये कहूं कि most of them they are marine aquatic, तो ये भी गलत नहीं होगा। आपको याद है हमने पहले वाली क्लास में ये पढ़ा था कि उनके पास एक क्या प्रेजेंट होता है, फुट, और उस पर्टिकुलर फुट की मदद से ये मूव करते हैं इन अ इम्बैलेंस्ड वे। लेकिन अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, दैट इज द स्क्विड, सो दे आर द मोस्ट यू कैन से वर्सेटाइल ऑर्गेनिज्म इन द टर्म ऑफ देयर maneuverability, in the terms of their movement, they are the fastest amongst all mollusks। तो हम बोलेंगे कि they are very swift swimmers, they can swim, they can walk, they can propel like a jet, so they are the most versatile in the terms of their locomotion। लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे बाइवेल्विया की, तो ये वाले ऑर्गेनिज्म अपनी एडक्टर मसल की मदद से ही उछलते कूदते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट वेरी एक्टिव ऑर्गेनिजम्स। And now we want to move to the last topic, and that is called economic importance, right? फाइलम मोलस्का की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको पता है। जब मैं बात करूँगा इकोनॉमिक सी, तो उसका मतलब है कि हम पैसा कमाने की या पैसा के लॉस होने की बात करेंगे। तो डेफिनेटली जब ये ऑर्गेनिज्म मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी वजह से मेरा लॉस होगा, तो मैं इसे बोलूँगा कि ये उसका हार्मफुल इकोनॉमिक इफेक्ट है। और अगर मैं उनको बेच के उनसे कोई चीज़ गेन कर सकता हूँ, पैसा गेन कर सकता हूँ, तो उसका मतलब है कि इसका यूजफुल इफेक्ट है। तो हम इनको देखते हैं। सबसे पहली बात, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि अगर आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स किसी भी फॉर एग्जांपल गार्डन स्नेल को, तो स्नेल्स की सबसे बुरी बात ये है कि ये मेरे प्लांट्स की रूट्स को और मेरे प्लांट के स्टेम्स को कट कर देते हैं, और कट करने के बाद जाहिर है ये मेरे गार्डन को ख़राब करते हैं, राइट। तो इनका एक बैड इफेक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास शिप वर्म्स होते हैं, शिप और यू कैन से स्लग्स होती हैं, और ये पर्टिकुलर जो शिप स्लग्स हैं ये ख़राब कर सकती हैं। जाहिर है तो पुराने दौर के शिप्स को कि ज़ाहिर जो लकड़ी के बने होते थे और ये लकड़ी के ऊपर रहते थे, सर्वाइव करते थे, और हमारी लकड़ी को गिला छड़ा देते थे। तो इस तरीके से हमारी जो बहुत सी शिप्स थी वो डूब जाती थी या ख़राब हो जाती थी। लेकिन चूंकि आज हमारे पास जाहिर है एक और बेटर सुपीरियर मेटल आ गई है, तो आमतौर पे ये हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं कर रहे होते। लेकिन बहरहाल पुराने दौर में ये जो शिप्स लग्स थी ये बहुत से शिप्स के डूबने और टूटने का बहुत बड़ा एक जरिया हुआ करती थी। अब हम चलते हैं इसके कॉस्ट इफेक्टिव यूजफुल इफेक्ट की तरफ। तो अगर मैं यूजफुल होने की बात करूँ तो दीज ऑर्गेनिज्म्स आर वेरी यूजफुल एज वेल, बिकॉज की नंबर एक बात ये है, दीज ऑर्गेनिज्म दे आर सोर्स ऑफ वेरी वैल्यूएबल यू कैन से बीड्स। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें तो यहाँ पे ये जो मोहतरमा है ये इस वक्त एक समंदर के शैलो वाटर में क्या कर रही हैं, अपने सर्च कर रही हैं, और सर्च करने के बाद इन्हें यहाँ से मिल जाते हैं ये कुछ ओएस्टर्स। और आपने देखा कि ये ओएस्टर माइटलस नहीं है, ये ओएस्टर्स हैं। तो इन पर्टिकुलर ओएस्टर्स को लुक एट दिस, के जो मोहतरमा है अब इनके एजेस को ब्रेक कर रही हैं, और ब्रेक करने के बाद विद द हेल्प ऑफ नाइफ ये उन्हें खोलती हैं, और खोलने के बाद इसके सॉफ्ट बॉडी पार्ट के अंदर इंटेग्रल्ड होता है ये वाला पर्ल। तो ये बड़ी वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा प्रेशियस बिकते हैं ये, और जाहिर है हमारी ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। फिर आपने देखे होंगे कि खासतौर पे हमारे कराची के साहिल पे बहुत से लोग होते हैं जो स्नेल जो स्नेल होती है उसके शेल से बने हुए बहुत से ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, और जाहिर पे इनको बेच के वो पैसे कमाते हैं। तो ये एक ऑर्नामेंटल चीज़ भी है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। और किसी ज़माने में मुझे याद है कि
इन पर्टिकुलर सीप को हम प्रो के किस्म धागों में और नायलॉन की तारों में हम लोग बड़े खूबसूरत किस्म के कर्टन्स भी बनाया करते थे, पुराने दौर की बात है। तो इस तरीके से बाहर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ब्यूटी, लेकिन ये तो वो चीज़ है जो कि लो लेवल पे इस्तेमाल हो। लेकिन अगर हम देखें तो नेशनल लेवल के ऊपर जाके आप लोगों को अमेरिका जैसे कंट्री में आपको नजर आएगा कि इन पर्टिकुलर शेल्स को क्रश किया जाता है और क्रश करने के बाद इसमें टार मिलाई जाती है और टार मिलाने के बाद इनसे रोड्स बनाई जाती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म फूड का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आपको पता है कि सी फूड में इन ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा शौक से खाया जाता है और इन्हें खाने वाले लोग भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं, उनका पकाने का तरीका भी बहुत स्पेसिफिक होता है। इवन जो बहुत से रेसलर टाइप ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपने आप को बड़ा निंजा का एक्सपर्ट कहते हैं, उनकी सक्सेस को समटाइम अवॉर्ड ही तब माना जाता है या किया जाता है कि जब ये इस किस्म के ऑक्टोपस को जिंदा खा के दिखाते हैं। तो दे हैव गॉट tremendous, you can say, application in the terms of bravery and in the terms of food, particularly in the eastern countries and even in case of America and few places at Africa. आमतौर पे जो हमारा कंट्री है, हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो आमतौर पे इन ऑर्गेनिज्म को नहीं खा रहे होते, लेकिन बहरहाल दे आर सोर्स ऑफ फूड। इंटरेस्टिंग फीचर लास्ट का टॉपिक है और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको डेफिनेटली यहीं पे चाहूंगा कि मैं आपको कहूँ खुदा हाफिज। और इसके लिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ इस एक वीडियो के साथ, और इस वीडियो में आपको क्या नजर आया, लुक एट दिस, कि इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखेंगे तो दैट इज वेरी मार्वलस ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज नदर देन द ऑक्टोपस। दिस ऑक्टोपस इज यू कैन से वेरी वेरी कैपेबल, उसमें बिल्कुल सही मौजूद है कि ये अपने आप को कैमोफ्लॉज कर ले। कैमोफ्लॉज का मतलब है रंग को बदल ले, लेकिन कैमोफ्लॉज का मतलब सिर्फ रंग बदलना नहीं होता, बल्कि एक टर्म हम यूज करते हैं मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होता है अपने आप को कॉपी करना। लुक एट दिस के इस ऑर्गेनिज्म में ये सबसे बड़ा फीचर है कि अगर किसी करीब कोई प्लांट होगा तो ये अपने आप को प्लांट जैसा कर लेगा, अगर इसके पास कोई स्टोन है तो अपने आप को स्टोन जैसा कर लेगा, और अगर ये हमारे शैलो वाटर में पेबल्स भी पत्थरों के दरम्यान में है तो अपने आप को पत्थरों जैसा कर लेगा। ये अपने रंग को भी बदल सकता है। ये जो कैमोफ्लॉजिंग एबिलिटी है, इट इज मार्वलस, और ये आप लोगों को किसी और ग्रुप में इतनी ज्यादा प्रोनाउंस नजर नहीं आती है, राइट। तो पहला इंटरेस्टिंग फीचर हमारे पास इसका क्या है, ये है। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें दूसरा फीचर मेरे पास क्या है, जैसे मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि जब कभी भी इन ऑर्गेनिज्म को क्या होता है कोई थ्रेट, तो ये एक इंक रिलीज करते हैं। लुक एट दिस, और इस पर्टिकुलर फॉर द सेकंड इंटरेस्टिंग फीचर दैट इज कॉल्ड एज इट्स एस्केपेबिलिटी, हम इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में यू कैन सी कि जब कभी भी इस ऑर्गेनिज्म मीन इंक फिशेस को खतरा होता है तो ये रिलीज करती है एक ब्लू कलर की इंक इन इट्स सराउंडिंग, और जो इसका प्रेडेटर है मीन्स वो शिकार करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो इसी में उलझ जाएगा। एंड लुक एट दिस हाउ यू कैन से सिंपली हाउ इजीली दिस पर्टिकुलर इंक फिश कैन एस्केप फ्रॉम हियर। तो ये हमारे पास इसके दो बड़े ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, राइट। इन फीचर्स के साथ आई विल रिकमेंड फॉर यू पीपल कि आप इंटरेस्टिंग यू कैन से मोलस्क लिखकर यूट्यूब को जरूर विजिट करें, और आपको नजर आएगा कि अल्लाह ताला ने इन ऑर्गेनिजम्स को इस तरह की और बहुत सलाहियतों से नवाजा है। Those are really making it a very wonderful organism on the face of earth। और एक और वीडियो दिखाती है हम, आई विश कि आपको वीडियो आपको और दिखा दी जाए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म साबित कर रहे हैं कि सिर वड्डे सरदारां दे ते पैर वड्डे गवारां दे। यानी अगर आप इन ऑर्गेनिज्म को देखेंगे जिनका इनवर्टिब्रेट वर्ल्ड में सबसे बड़ा सर है, तो दे आर लिटरली डूइंग मार्वल्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। कि ये वाले ऑर्गेनिज्म हमारी इस वीडियो में नजर आ रहा है कि दे कैन आइडेंटिफाई द सिंबल्स, they can carry out some very simple sort of you can say calculations, और सबसे अहम बात यह है कि they are so intelligent कि अगर आप इनके सामने कोई काम कर दें, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस कि दिस पर्टिकुलर ऑक्टोपस कैन इवन ओपन द जैम बॉटल, तो ये डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सप्लोर करने के बाद अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सुपीरियरिटी, सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रेन को ज़ाहिर है डिस्प्ले करते हैं। मैं फिर ही बोलूँगा कि दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं हो गई है। इन ऑक्टोपस की दुनिया बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन है, आपको इसमें झांकने की ज़रूरत है, और इसके लिए डेफिनेटली आप डिफरेंट किस्म के सर्चेज को इस्तेमाल करें और अपने नॉलेज को ज़रूर क्या करें, जिला बख्शें। इस दुआ के साथ कि आपका इल्म ऐसे ही बढ़ता रहे और आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते रहें जो आपको इनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहें, और आप अपने वालिदैन का अपना बहुत ख्याल रखें। आई वुड लाइक टू से यू बाय बाय।